that had to do with the babies of slaves. And hopefully it's going to say, because our country is being scammed. We're getting all of these people. ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें अपनी कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं महादेव से दिन और रात, मुझे मेरा राष्ट्र महान चाहिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। यह आर्टिकल बहुत जबरदस्त है, इंटरनेशनल आर्टिकल है, पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो चल रहा है वो भी कवर करूंगा। मोस्टली इस आर्टिकल में बहुत चीजें ऐसी हैं जो इंडिया के लिए कंसर्न भी हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना भी जरूरी है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखेंगे, एक एक धागा खोलूंगा बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप मुझसे पूछना चाह रहे होंगे कि सर ये क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आया जो आपने पीछे लगा लिया। अगर आपने परमाणु मूवी देखी होगी, अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो परमाणु मूवी में एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखा होगा। यह दोस्तों स्ट्रक्चर है चाइना का। चाइना अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है। अब तक क्या था? अब तक यह था कि चाइना को कोई टेंशन नहीं थी। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार थे रशिया के पास, उसके बाद अमेरिका के पास और उसके बाद चीन। तो चीन के पास 600-700 हथियार थे वो। और यह पॉलिसी है चीन की और भारत की कि हम कभी भी पहला आक्रमण नहीं करेंगे। यह दोनों की पॉलिसी है। भारत के पास लगभग 175 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वहीं चाइना 600 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन अब चाइना को एक चीज पता चल गई है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है, और उसको पता है कि अब मेरी लड़ाई छोटे मोटे लोगों से नहीं है। यूएस, इंडिया और रशिया, ये तीनों सबसे बड़े प्लेयर हैं। इनसे अब अगर काउंटर करना है, क्योंकि आपको पता है सीपैक वाला मामला चल रहा है, आपको पता है अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है कि चाइना हमको क्रॉसओवर ना कर जाए जीडीपी में, तो चाइना के ऊपर खतरा है। इसी वजह से मैं एक आर्टिकल आपको बता रहा हूं और इसमें आपको हर चीज क्लियर करूंगा। ये एक न्यूक्लियर साइट है, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं। चाइना इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, यानी अपने लॉन्च पैड्स बना रहा है, साइलो लॉन्च पैड्स बना रहा है। आपको समझाऊंगा एक एक करके, बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझेंगे, मैप के थ्रू हर चीज क्लियर करूंगा। यह चीन का नक्शा है और यह जो रीजन है इसको कहते हैं हम जिनजियांग प्रोविंस। यहीं पर ट्रंप सबसे ज्यादा दिक्कत करता है कि तुम वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहे हो, ये बना रहे हो। हां, यहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। और ये देख लीजिए आप नीचे कि इस वाले प्रोविंस के नीचे यहां इंडिया है भाई, हर जगह ये इंडिया है। यहां ये बॉर्डर क्यों लद्दाख पर चल रहा है? क्योंकि जिनजियांग प्रोविंस में पूरी कैपेबिलिटी तैयार कर चुका है चीन। लेकिन अब उससे ऊपर का कुछ हो रहा है, उसको समझ लीजिए। इसके आसपास एक रीजन और है, यहां पर यहां लॉन्च पैड्स बनाए जा रहे हैं। लॉन्च पैड क्या होते हैं यह भी समझाऊंगा आपको। पहले आप ये देख लीजिए कि भारत के बॉर्डर को इससे क्या समस्या है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। अक्साई चीन के लिए भी ऐसे ही बोला था कुछ लोगों ने, ध्यान रखिएगा। बात कड़वी है, लेकिन राष्ट्र हित में आपको अपने निजी हित साइड रखने पड़ेंगे अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो। अगर आप ऐसे हैं जो घूम रहे हैं 20% तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो क्या ही बात करूंगा मैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त, अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अगर देखो न्यूक्लियर सेकंड क्लास कैपेबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए चीन ने अगर हमारे साथ कोई स्टैंड ऑफ होता है सीपैक को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि हम पीओके बल्तिस्तान को लेंगे, वहां पर होकर इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलता है सीपैक वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये यहां से 24 घंटे तैयार है लड़ने के लिए हमसे। तो अगर कोई स्टैंड ऑफ होता है, लड़ाई होती है और भारत के किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अगर कोई अटैक करता है, तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी हमारे यहां अरबियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में सबमरीन्स घूम रही हैं जिनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। न्यूक्लियर अटैक करेंगी किसके ऊपर? जो हमारे ऊपर करेगा उसके ऊपर। लेकिन क्या हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। चीन अब समझ चुका है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है। चीन के पास मैं मिसाइल दिखाऊंगा आपको, ऐसी ऐसी मिसाइलें जो अभी यहां बैठे बैठे ही अमेरिका को छेद देंगी। हां देखिए, दिखाता हूं एक एक करके, क्योंकि परमाणु आप जानते हैं क्या चीज है, उसके ऊपर ही आजकल सब कुछ चल भी रहा है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, ये इतने लॉन्च पैड्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, लगभग 141 से ज्यादा नए न्यू लॉन्च पैड्स चाइना तैयार कर रहा है। अब भारत की सेना में या भारत के जितना भी डिफेंस हमारा है उसमें यह कंसर्न है कि एकदम से इतना बड़ा सिस्टम कैसे बनाया जा रहा है। तो भारत को भी तैयारी करनी होगी ना, किसी की सोच के टेंशन में थोड़ी बैठेंगे, तो हमको भी तो उसकी तैयारी करनी होगी ना काउंटर की। तो ये सारा जो रीजन है, देखो ये है जिनजियांग रीजन, यहां लॉन्च पैड बने। लॉन्च पैड कैसे? एक हार्मी शैलो लॉन्च पैड है। ये सारे लॉन्च पैड से ध्यान रखना, हर जगह पर, सदर्न ऑक्टागन रीजन में, नदर्न रीजन में, लेफ्ट रीजन में, राइट रीजन, हर जगह। अब आप कहेंगे सर लॉन्च पैड क्या होता है? देखिए, दो तरीके के लॉन्च पैड होते हैं, एक स्टैटिक, एक मोबाइल। और मोबिलिटी वाला जो लॉन्च पैड है वो खतरनाक है। ये जो लॉन्च पैड है ये मोबिलिटी वाला है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने यहां अटैक किया, तो यहां जो लॉन्च पैड है, मान लो ये मोबाइल वाला है, तो 5 ट्रक अलग अलग मिसाइल लेके 5 डायरेक्शन में जाएंगे मेरे प्यारे भाई। मैं आपको इजी करके समझा रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि तैयारियां कैसे होती हैं युद्ध की। तो 5 डायरेक्शन में जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको क्या करना, इंटरसेप्ट करना। चाहे अमेरिका का रडार सिस्टम हो या कोई भी हो सैटेलाइट, पता नहीं चलेगी कहां जा रहे हैं, और कहीं भी जाकर आप मिसाइल लॉन्च कर दीजिए और दूसरे देश पर आक्रमण कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेकंड क्लास स्ट्राइक कैपेबिलिटी। कि आपके ऊपर अटैक हो गया तो आप कैसे अटैक करेंगे जिससे आपका अटैक से पहले आपके उसको उड़ाया ना जा सके। ये सेकंड का, ये पता है क्या है?
ये वही है जो मैंने 5-10 दिन पहले आपसे एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि पाकिस्तान चाइना से मांग रहा था कि मुझे भारत के खिलाफ सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दो, जिसके लिए चाइना ने मना कर दिया था कि यह काम नहीं कर पाऊंगा मैं, इससे तो डायरेक्ट हिंदुस्तान की और चाइना की अनबन हो जाएगी। पाकिस्तान मांग रहा था हमसे कि न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी, पता है क्यों? क्योंकि एलओसी पर जब वहां लड़ाई होगी, जैसे पहले कारगिल पर हुई थी, तो नीचे अरब सागर में से ये पानी में से भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सके, इसके लिए इसको सेकंड क्लास अटैक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी चाहिए थी, लेकिन चाइना ने मना कर दिया, ध्यान रखना। तो ये जो है ये बहुत भयानक लॉन्च पैड्स हैं और ये लगभग 150 के आसपास अलग अलग दिशाओं में बना रहा है चाइना। इसका मतलब क्या है कि चाइना अमेरिका को टेक ओवर करेगा। लिख लीजिए डायरी में इस बात को मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा आगे आऊंगा, आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया ना हामी मिसाइल साइलो सिस्टम क्या है। साइलो सिस्टम क्या होता है प्यारे भाई, कि जैसे बहुत अंदर जाकर नीचे बंकर में आपने सीमेंटेड इतनी मोटी मोटी बहुत मोटी मोटी दीवारों से सीमेंटेड एक बंकर बना दिया और वहां पर आपने अपना न्यूक्लियर वॉरहेड रखा हुआ है, जिससे अगर कोई परमाणु हमला भी कर दे तो उसको नुकसान ना पहुंचे और आप उसको ओपन करके अटैक कर पाए। यह होता है हार्मी सैलो। देख लीजिए यहां 110 सैलोज हैव बीन आइडेंटिफाइड। 110 तो ऐसे हैं चाइना के पास। आप देखिए खतरे की घंटी तो है ये सबके लिए। कंस्ट्रक्शन बिगिन 2021 में कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ था, अभी पता चलिए इसकी कि ये बनाया जा रहा है। आपको थोड़ा और बता देता हूं मेरे प्यारे भाई। देखिए ये मिसाइल है चाइना की 12,000 प्लस किलोमीटर D5 मिसाइल, और ये साइलो बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम है ये। यानी अमेरिका अगर आक्रमण कर देता है तो चाइना वापस आक्रमण कर पाएगा आराम से, बहुत इजीली। देखिए ना 12,000 किलोमीटर। सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सी है? एडवांस मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एडवांस है ये। क्या है? ये साइलो बेस्ड मिसाइल आईसीबीएम है, ये एडवांस आईसीबीएम है। ये देखिए 12,000 से 15,000 किलोमीटर दुनिया के किसी भी कोने में बड़े आराम से स्ट्राइक कर सकता है चाइना, बैठे बैठे। और उसके पास साइलो हार्मी फील्ड्स हैं, उनने मूवेबल मोबाइलिटी लॉन्च पैड्स लॉन्च किए हुए। तो आप समझिए कि चाइना की पावर क्या है, छोटी नहीं रही है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल एरेना पर ये न्यूज थी, मैंने आपको बताई है। एक आपके सामने न्यूज बताऊंगा, बहुत दुखद न्यूज है। ये भारत के वीर जवान है वीरेश्वर गोस्वामी। मैंने आपको 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि ऑपरेशन शेरोवाली चला हुआ है, जो इंटेलिजेंस फोर्सेस को इंफॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी घुसे हैं और पुंछ सेक्टर में ऑपरेशन शेरोवाली चला हुआ है। वहां पर हमने अपने वीर जवान को खो दिया है, वीरेश्वर गोस्वामी। सल्यूट टू द जेंटलमैन। कहते हैं दोस्तों कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। ऐसे वीरों की जरूरत होती है भारत भूमि को। ये आजादी, ये सुरक्षा, ये यूं ही फ्री में नहीं मिलती है। लेकिन वो लोग क्या जाने जो 2 घंटे धूप नहीं सहन कर पाते कि देश की आजादी की कीमत क्या होती है। अगर आपके घर में से कोई डिफेंस में है, पुलिस में है, आर्मी में है, तो एक कमेंट जरूर करना और बताना कि देश की सुरक्षा की कीमत कितनी तगड़ी होती है। आपको सर्वस्व बलिदान करना पड़ता है। इस वीर जवान के लिए आपसे एक सल्यूट मांगता हूं कमेंट सेक्शन में। वीरेश्वर गोस्वामी जो ऑपरेशन शेरोवाली में थे दोस्तों, इनका पैर फिसल गया पहाड़ी पर एम्बुश के दौरान और नीचे जाकर इतनी गहरी चोटें लग गई कि इलाज के दौरान उनको बचाया नहीं जा सका, वो ईश्वर के पास चले गए। आगे आपको बताता हूं बीएसएफ के बारे में कि बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहुत स्टैंड ऑफ हो रहा है, यानी तनातनी हो रही है। कल 8 तारीख को दोस्तों यहां पर क्या है, आज मीटिंग है यहां पर, और इस मीटिंग का जो निष्कर्ष है वो निकल चुका है। मीटिंग होनी थी 8 जून, एक दिन पहले मीटिंग हुई है, दिल्ली में हुई है, बांग्लादेश और इंडिया के डेलीगेट्स के जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं उनके बीच। और उसका क्या निष्कर्ष निकला वो आपको बता देता हूं। देखिए ये जो इन्फिल्ट्रेटर है ना, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको बीएसएफ धकेल रही थी बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश के जो बीजीबी के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है वो खड़े हो गए सामने कि ऐसे नहीं धकेल सकते। तो अब बीएसएफ तो बीएसएफ है, भारत तो भारत है, कि तेरी इतनी औकात हो गई क्या कि तू इनको हमको घुसाने नहीं देगा, कि नहीं घुसाने देंगे। और भारत ने दोस्तों जबरदस्ती क्या घुसा दिया उनको। अब 40 लोग बीच में फंस गए और रातों रात गायब हो गए, मैं दिखाऊंगा आपको। और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश क्या कहते हैं कि अगर हमको इनको वापस लेना भी है तो ऐसे नहीं लेंगे जैसे तुम इनको धकेलकर धक्का मारकर हमारे देश में भेज रहे हो। तो उसके ऊपर ही ये मीटिंग हुई है। मैं आपको मीटिंग का पूरा क्लू बता देता हूं। पता है ये मिर्ची क्यों लगी है, जानते हो क्या? इतनी दिक्कत क्यों हो रही है बांग्लादेश को, क्या आपको आइडिया है? ये देखिए ना, अभी बंगाल में सरकार बदले कितना टाइम हुआ है। ये बुलेट ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, और बुलेट ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है। ध्यान रखना, कहां से? दिल्ली से कहां? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। राइनो नेक, नॉट चिकन नेक, राइनो नेक के लिए डायरेक्ट 6 घंटे में सिलीगुड़ी जाइए। समझ गए प्यारे भाई? ये बुलेट ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है। अब दिक्कत हो रही है इससे कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो पूरी चाक चौबंद सुरक्षा हो जाएगी, हमने क्या क्या सपने देखे थे सब बर्बाद हो गए। हाँ हकीकत बात है ये बांग्लादेश को दिक्कत ही इस वजह से हो रही है। अब हमने बांग्लादेश को बोला है कि तुम कैसे चाहते हो, इनको कैसे वापस लेना है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर पर हमने इनको उस तरफ फेंका, बांग्लादेश की तरफ कि लीजिए इनको, उसने मना कर दिया। हमने कहा है कि हमने तुम्हारे ऊपर 3,000 एप्लीकेशन पड़े हुए बांग्लादेश बीजीबी के पास, उनको कहा है कि इनको अंदर लीजिए। लेकिन वो क्या करते हैं, वो जानते कि हमने इनको घुसपैठियों को घुसाया है राजनीति के तहत। वो क्या करते हैं, उन एप्लीकेशनों की फाइल को खोलते ही नहीं है।
तो बीएसएफ अपने पे आ गई कि तुम मत खोलो फाइल, हम इनको खोल देते हैं, और इनको खोल के बाहर घुसा दिया। तो कल यही बात हुई है कि आप हमें इनका डेटा दीजिए। डेटा हम ऑलरेडी 3000 लोगों का दे चुके हैं, एक भी बंदे को इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया है। अब हमने कहा है स्टैंड ऑफ जब बंद होगा, जब इलीगल बांग्लादेशी को जड़ से खत्म करना है। भारत के फौजियों ने, बीएसएफ वालों ने कहा कि हम नहीं चाहते ऐसे भेजना, हम चाहते हैं प्रोसीजर सही हो। लेकिन अब तुमको एक बात कान खोलकर सुन लेनी है कि वहां से जो ये आते हैं ना, उनको वही रोक दीजिए, क्योंकि हम जड़ खत्म करना चाहते हैं कि यहां आते ही क्यों है जो हमको पहचान करके वापस भेजना पड़े। और बांग्लादेश ने यह चुपचाप सुन लिया है कि बात तो सही है, नीच हरकत तो हम ही कर रहे हैं, इनको भिजवाते ही क्यों है। और बीएसएफ ने बोला है कि इनको हम सबका डेटा दे रहे हैं, कोई भी बायलैटरल मैकेनिज्म जो होगा उसको फॉलो करेंगे, लेकिन एक भी आदमी अगर उधर से इधर आया तो अब लात मार के ही भगाया जाएगा, फिर कागज पर्चा मत करना हमारे सामने। क्लियर स्टैंड है भारत का। अब हम सुरक्षा से चूक नहीं चाहते, क्योंकि बहुत लोग हमारे खिलाफ बैठे हैं। अब मैं आपको वो न्यूज बताने जा रहा हूं जो सबसे बड़ी न्यूज है इधर की, और यह न्यूज शुरू हुई थी 28 फरवरी के आसपास मेरे प्यारे भाई। यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था। ईरान ने एक कसम खाई थी कि पूरे विश्व में ऐसी हलचल ला दूंगा कि चाय 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 चिल्लाने लगेंगे लोग, और हकीकत में अमेरिका उस युद्ध में फंस गया, और अब वो दिन आ गया है। देखना बहुत ध्यान से, इतना बड़ा, देखिए ईरान को तो नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। और इजराइल का काम था अपने दुश्मनों का सफाया करना, उसने एक तरफ से अपने दुश्मन मारे हैं। तो काम तीनों लोगों का हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किसको हुई है? बाकी के सारे विश्व को प्रॉब्लम हुई है। एक चीज समझा देता हूं कि कैसे अमेरिका को इतना बड़ा फायदा हुआ है इस युद्ध से। देखिए दोस्तों, ये मरने वालों की लिस्ट है इस अटैक में। 3,500 लेबनान में, ईरान में 3,500, 118 इराक, सीरिया, फलस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी, कतर, यूएई, ओमान, यूएस मिलिट्री के 13 किल्ड, 381 इंजर्ड। इतने लोगों को दिक्कत हुई है इसमें। अब ईरान ने क्या कहा था कि तेल की कीमतें उतनी बढ़वा दूंगा कि हर देश में दिक्कत हो जाएगी। यह मैं अपने देशवासियों को समझाना चाह रहा हूं कि ईरान ने यह कसम खाई थी कि तेल की कीमतें इतनी बढ़वा दूंगा कि हर देश में क्या है, अफरा तफरी मचवा दूंगा। वो दिन आ रहा है, और इसीलिए भारत सरकार बैठकर उसका मातम नहीं मना रही है कि तुमने ये क्या कर दिया। हम लोग गैस और तेल ढूंढ रहे हैं, और अंडमान का आपको एग्जाम्पल आज भी खुशखबरी आई है कि अंडमान में 95% मीथेन है। इसका मतलब जबरदस्त नेचुरल गैस मिलने के वहां आसार है, बिलियनों डॉलर की नेचुरल गैस हम भी यूज करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। जब कोई चीज कोई बेचता है तो उसको फायदा होता है। ध्यान रखना, भारत इस पर काम कर रहा है। और कल का आपने बयान देखा होगा प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा है हम एक्सप्लोरेशन में $100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। $100 बिलियन। ये ढूंढिए भारत के आसपास जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वहां ढूंढिए कहां पर तेल है, कहां पर गैस है, लगाइए पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आगे किसी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना चाहते हैं। हम अगले 10 साल में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं कि हमारे पास तेल भी हो, गैस भी हो, नेचुरल, सारे नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स हो, हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स भी एक्सप्लोर करें, हर चीज एक्सप्लोर करिए। यह भारत की वो है। देखो दोस्तों, ईरान ने अभी अभी बहरीन और कुवैत पर आक्रमण किया है, और उसका कहना क्या है कि यूएस चाहता नहीं है कि युद्ध बंद हो। और हकीकत बात है ये, अमेरिका नहीं चाहता युद्ध बंद हो। क्यों? जब भी डील होने पे आती है वो कोई ना कोई टॉन्ट मार देता है। एक टॉन्ट तो मैं ही सुना दूंगा आपको, भारत के लिए ही मारा है उसने। भारत से 99% की डील उसकी लगभग डन हो गई ट्रेड की, लेकिन लास्ट मोमेंट में फिर एक टॉन्ट मार गया। देखिए दिखाता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना। जानते हो विश्व को दिक्कत क्यों है मेरे भाई? क्योंकि भारत के साथ जुड़ता है नाम कि भारत को विश्व गुरु फिर से बनाना है। भारत के साथ जुड़ता है कि 2047 में भारत को विकसित बनाना है। भारत के साथ जुड़ता है कि भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। भारत के साथ जुड़ता है कि भारत एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। इन चीजों से पूरे विश्व को दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत है जो दुनिया को चला रही है। अमेरिका में आज हमारे मैक्सिमम लोग बैठे हैं, जितने भी बड़े बड़े चाहे रिसर्च वाले सेंटर हो चाहे कॉर्पोरेट हो, कौन चला रहा है? भारत के लोग हैं। उसके जितने भी टॉप 5 दुनिया के पैसे वाले, उन कंपनियों का सीईओ कौन है? भारत के लोग हैं। वे जानते हैं कि इन लोगों की मिट्टी में ही क्वालिटी है, इन लोगों के इस सरजमीन में ही इंटेलेक्ट है। इस चीज से घबराते कि ये अपने ऊपर काम करने लग गए तो हम दुनिया को फिर सिर्फ इनसे लेना ही है, हम दे कुछ नहीं पाएंगे इनको। ये दिक्कत है। अब देखिए ना, इतना बड़ा लड़ाई चली हुई है, कैओस चला हुआ है, अनबन चली हुई है। भारत में पिछले 3 साल से लगातार तख्ता पलट की कोशिश चली हुई है, हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भारत का नागरिक जागरूक है, वो जानता है कि क्या नुकसान है, क्या फायदा। देखिए हमारा सिंगापुर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है कि भारत के खिलाफ, भारत से हमारे ब्रदर सिस्टर वाले रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर। भारत के खिलाफ एक भी कोई भी कम्युनिटी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हैंडल, टिकटॉक, कुछ भी, अगर कोई भी चीज भारत के खिलाफ सिंगापुर में चल रही है, इमीडिएटली बैन करिए। यह सिंगापुर का स्टैंड है भारत के लिए। कहा है हम भाई बहन का रिश्ता रखते हैं। दूसरे नंबर पर एक प्रॉब्लम सॉल्व यह चीन कर रहा था मेरे दोस्त। दूसरे नंबर पर नेपाल में आपको पता था, जब मेयर थे बालेन शाह, तब भी उनका यही स्टैंड था। क्या? लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, जो मानसरोवर जाता है कैलाश। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो भी वही वाला तेवर रहा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी। भारत पता क्या है, ये मैं आपको मुद्दा समझाता हूं, आप मुद्दा नहीं समझे होंगे शायद अभी तक। देखिए गंडक नदी आती है,
भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच ऑलमोस्ट बॉर्डर ओपन है, ऑलमोस्ट, क्योंकि रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सदियों पुराने रिश्ते हैं, भाई भाई के रिश्ते। अब यहां कहते हैं गंडक नदी जहां से जाती है, इस तरफ इंडिया है और इस तरफ नेपाल है। अब क्या हुआ, गंडक नदी ने अपनी धारा बदली और उस वजह से ये लोग क्या कहते हैं कि ये नेपाल का हिस्सा है। तो भारत ने कहा कल को अगर गंडक नेपाल के बीच में होकर अपनी धारा बदल दे तो हम ये कह दें कि आधा नेपाल भारत का हिस्सा है। तब नेपाल के जो लामीचेन आए थे उन्होंने क्या कहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ अगर ऐसा विवाद भी है तो हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे, हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, भारत हमारा सबसे मुख्य पार्टनर है। ये उनके मुंह से स्टेटमेंट है, भारत हमारा सबसे मुख्य पार्टनर है और होना भी चाहिए, हमारे रिश्ते बहुत पुराने। तो ये विवाद हमने सॉल्व कर दिया, बालेन साथ ठंडे पड़ गए और अब नेपाल के साथ भारत आराम से तरक्की करेगा। बिजली का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे इनको भी फायदा होगा, हमको भी होगा। अगला ये इश्यू सॉल्व होगा। तीसरा है बांग्लादेश। हमने कल मीटिंग करके बॉर्डर इश्यू सॉल्व कर दिया कि कोई भी आदमी यहां आना नहीं चाहिए, आएगा तो फिर पर्चा मत मांगना, फिर भगाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब बांग्लादेश का यह आदमी है, ऑस्ट्रेलिया का बिजनेसमैन है, इंडिया में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बांग्लादेश को हमने सॉल्व कर दिया, यानी इजी कर दिया, ध्यान रखिएगा। अब प्रॉब्लम यह हुई कि जब हमने सारे पड़ोसी सॉल्व कर लिए तो बचा कौन, ये तीनों पिटेंगे, शुक्र शनिवार इतवार। आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ। पिटेगा कौन, पाकिस्तान। और इससे दिक्कत हो गई किसको, अमेरिका को। जैसे ही दिक्कत हुई इसने एक स्टेटमेंट दिया है कल, आप सुन लेना, मैं लगवा दूंगा अगर लगवा पाया तो। इसमें उसने कहा है कि बेवकूफ इंडिया नहीं है, बेवकूफ हम हैं। हम बेवकूफ हैं कि भारत हमारा यूज करता रहा, हमसे इतना सारा सामान हमको बेचता रहा, हमसे कुछ खरीदा नहीं उसने। तो उसने दशकों तक, 10-10 साल तक हमसे फायदा लिया है, अब ऐसा नहीं होगा। और इसके जस्ट बाद क्या, ट्रेड डील पर ये स्टेटमेंट देता है कि पीएम मोदी तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आई लव इंडिया, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। और 15 मिनट बाद ही फिर मूड बदल जाता है इसका, कहता है कि मेरा मूड बदल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं इंडिया पर टैरिफ लगाता हूं, 12.5% टैरिफ लगाऊंगा। लोगों ने पूछा सर अब तो कोई ऐसी बात नहीं बन रही टैरिफ की, तो कहते तुम प्रेसिडेंट हो गए, मैं लगाऊंगा, इस बात पर लगाऊंगा कि इंडिया जो सामान बनाकर अमेरिका भेज रहा है वो फोर्स्ड लेबर है, वो जबरदस्ती सामान बनवा रहा है, वो फोर्स्ड लेबर का सामान है। समझ गए दोस्तों। तो ऐसे आदमी पर कभी भरोसा किया जाता है, ये बिन पैंदे का लोटा है। और भारत इसीलिए इससे बिल्कुल भी कोई ऐसी डील नहीं करना चाहता जिसमें ये कह सके कि मैंने दबाव में डील करवा दी। बराबर की बात होगी, बराबर की, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, मैं आपको बता देता हूं। भारत तेल की खोज में है, अंडमान निकोबार में हमने गैस खोज ली है, लेकिन रूस बीच में आ गया। रूस ने कहा है कि हम मिलकर ओपेक, जितने भी बियना और ओपेक जितने भी कंट्रीज हैं, हम सब लोग मिलकर तेल का जो हम रिलीज करते हैं उसका वो बढ़ाते हैं वॉल्यूम। अब उन्होंने कहा है कि हम 1,88,000 बैरल प्रतिदिन करने का निर्णय लेते हैं, कितना तेल रिलीज करेंगे जिससे हॉर्मुज से जो तेल रुका है उसकी पूर्ति हो सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हॉर्मुज से बहुत बड़ी मात्रा में तेल आता था, तो कीमतें उतनी जल्दी बढ़ी हैं, उतनी जल्दी घटेंगी नहीं। एक चीज बता देता हूं, पॉइंट काफी सारे हैं। एक चीज आपको बताऊंगा कि डॉलर की लगातार बढ़ती मांग के चलते रुपए पर दबाव बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऑयल का ट्रेड करेंगे, ऑयल खरीदेंगे, ऑयल कम आ रहा है इधर उधर कहीं से भी खरीदेंगे, तो आपको डॉलर में तेल खरीदना होता है और इस वजह से डॉलर मजबूत होगा और रुपया फिर गिर सकता है। इसीलिए भारत क्या कर रहा है, अपने यहां पर ढूंढ रहा है कि हमको बाहर से जितना कम हो, हमारा आयात कम हो, जिससे हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो। इस पर इंडिया काम कर रहा है मेरे प्यारे भाई, ये आप ध्यान रख लेना। इसीलिए अंडमान निकोबार का ये प्रोजेक्ट है, ये भारत की लाइफलाइन बन सकता है, बहुत बड़ा एक भारत का जीवंत एग्जाम्पल बन सकता है ये। और पूरी तरीके से भारत के साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं। ये हरदीप सिंह पुरी हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है ये हमारे लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये हमारे लिए जैकपॉट साबित हो, हमारे साइंटिस्टों की मेहनत काम आए और हमको अपने यहां ही वो रिसोर्सेज मिल जाए जो हमको खरीदने पड़ते हैं। मैं समझता हूं आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। जुड़े रहिए अब जीतेंगे के साथ, सब्सक्राइब करके। नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी होगा, जरूर जुड़ जाना, जिससे हर वीडियो का लिंक आपको आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं ऐसे ही नेशनल और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इनसाइट्स के साथ, जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के साथ। हर एक के धागे खोलेंगे, सरल भाषा में, शुद्ध हिंदी में सब कुछ समझेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।